नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टीसी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, यहां पे हम जो है ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है और यहाँ पे पूछा गया है कि अभिकथन और कारण को जो है ध्यान से पढ़ें। अभिकथन में दिया गया है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। कहा बताया गया कि हाथी जो है 14 से 15 साल बाद झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो निम्नलिखित में से आपको सही उत्तर का चयन जो है आपको करना है। तो बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे, तो हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं और हाथी जो है 14 से 15 साल के बाद झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। तो भैया इस प्रकार से अगर बात करें तो दोनों ही आपका सही है और अभिकथन की सही व्याख्या भी जो है वो करता है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हाथियों के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हाथी जो है झुंड में रहता है और हाथियों की जो संख्या होती है ना, 10 से 12 उनके झुंड में संख्या होती है। और जब जो है नर हाथी जो है 14 से 15 साल के होते हैं तो वे झुंड को छोड़कर अकेले रहना पसंद करते हैं। और सबसे बुजुर्ग मादा हाथी जो होती है पूरे झुंड का नेतृत्व जो है वो वही करती है। तो चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005, इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा समान उद्देश्य जो है वो प्राप्त किया जा रहा है। किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना। प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं जो है बनाई जाती हैं उसकी चर्चा करना। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी समझ की व्याख्या करना। तो एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का समान उपदेश है अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास जो है वो करना। तो राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां जो है को श्यामपट्ट पर जो है लिखता है। अपने माता पिता दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से जो है तुलना करें। तो उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। पहला भूमिका निर्वहन, दूसरा परियोजना, तीसरा चर्चा करना, चौथा क्या है साक्षात्कार। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भैया मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जो है श्यामपट्ट पर लिखता है कि अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से जो है तुलना करें। तो ऐसी गतिविधियां जो हैं प्रोजेक्ट यानी परियोजना के अंतर्गत आती हैं और परियोजना कार्य की एक श्रृंखला है जिसे किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए जो है वो पूरा किया जाता है। तो राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न है कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि जो है कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण जो है वो नहीं हो सकता है। वाद विवाद से बच्चों का किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए जो है प्रोत्साहन मिलता है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन जो है वो कर लेते हैं। तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका राइट जवाब भैया क्या हो जाएगा कि सबसे उपयुक्त कारण जो है क्या नहीं है यहाँ पे।
बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो ये बिल्कुल ये प्रश्न आपका जो है बिल्कुल इसका कोई भी यहाँ पे कारण नहीं होगा, अन्य कोई। बिल्कुल यहाँ पे अगर एक ऑप्शन और दिया होता ना तो वो इसका राइट जवाब होता। तो यहाँ पे आल आल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत जो कि बुजुर्गों से प्राप्त होती है का वर्णन जो है करता है। तो उपरोक्त कथन क्या दर्शाता है? सीखने के सूचक हैं, सीखने के उद्देश्य हैं, दक्षता कथन है या सीखने की प्रतिफल है। तो बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन से उनकी विरासत का वर्णन जो है करता है। तो यह कथन जो है सीखने का प्रतिफल होता है। सीखने के प्रतिफल का मतलब होता है कि किसी पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद बच्चे ने क्या सीखा या उससे जो है क्या दक्षता जो है उसको प्राप्त हो पाई। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर चौथा जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि भैया अगला प्रश्न जो है क्या कहता है कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला कर्नाटक, दूसरा केरल या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाले भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें आपका कोलकाता आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा के पाठ पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन जो है करती है और यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? आपसी संबंध का, काम और खेल का, परिवार और मित्र का, आवास का। तो एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन किया गया है जो कि किसके अंतर्गत आता है? आवास थीम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है नहीं होती दिखाई देती है? पहला, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव जो है उपयोग कर रहे हैं। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीखते हैं। बच्चों के अनुभव को सम्मान जो है दिया जा रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन की रचनावादी कक्षा में विभिन्न क्रियाएं जैसे हो सकती है, जैसे बच्चे अवधारणाओं के बीच नई कड़ियों को जोड़ने में अनुभव जो है का उपयोग जो है कर रहे हों। बच्चे ठोस वस्तुओं पर जो है अपनी क्रिया व्यक्त कर रहे हों। बच्चों के अनुभवों को जो है सम्मान दिया जा रहा हो। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हों। ये रचनावादी कक्षा की विशेषता बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को जो है यहाँ पे हम देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वो अपने कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक पाठ 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम जो है बताती है। शिक्षक इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम जो है क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण जो है वो हो सकता है? पहला कि वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं, खेल की तरह ही जीवन में भी हम जो है नियम बनाते हैं ताकि सभी कार्य जो है सही ढंग से किए जाएं। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बने हैं जिसके द्वारा हम आपस में भेदभाव और झगड़े सुलझाते हैं। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक जो है वो रहता है। तो वैसे बिल्कुल अगर बात करें तो यह बच्चों को ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन भी जो है नियम जो है वो बनाया जाता है ताकि सभी कार्य जो है वो सही ढंग से जो है वो किए जा सके और हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बने हैं जिसके द्वारा हम आपस में भेदभाव और झगड़े को जो है वो सुलझाते हैं। राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन आपको करना है। अभी कथन दिया गया है कि जैव मात्रा एक जीवाश्म ईंधन है, दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन है, दोनों ही ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। आगे आता है कथन में कारण में कि पारंपरिक स्रोत हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम बात करें कि बायोमास, जिसको जैव मात्रा या जैव भार बोलते हैं, और जीवाश्म ईंधन दोनों ही ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अगर हम पारंपरिक या परंपरागत स्रोत की बात करें तो वे स्रोत होते हैं जिनका स्वभाव कैसा होता है, नवीकरणीय न होकर अनवीकरणीय होता है। बिल्कुल, यहाँ पे ये तो आपका सही है, लेकिन पारंपरिक स्रोत वे होते हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, गलत है। इनका स्वभाव कैसा होता है, अनवीकरणीय होता है। अगर हम अनवीकरणीय स्रोत की बात करें कौन से आते हैं, तो जीवाश्म ईंधन आता है, कोयला आता है, खनिज तेल आता है, इत्यादि सभी क्या होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। वहीं नवीकरणीय स्रोत की बात करें तो पवन ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा होते हैं, सभी क्या होते हैं, नवीकरणीय स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे एक आपका सही है और आर क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो सही कथन आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि नासा के अपोलो मिशन के अंतर्गत 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। वहीं अगर हम कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला जो हैं वो 2003 में अंतरिक्ष से वापस आते समय अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जो है वहां पे मौत हो गई थी। तो यहाँ पे इस प्रकार 2007 में कल्पना चावला कोई कीर्तिमान स्थापित जो है वो नहीं कर पाई थी। तो ये सही है, लेकिन बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं और यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों को का परिणाम हो सकती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में जो है दर्ज नहीं होनी चाहिए। पहला, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, बच्चे के सामाजिक पृष्ठभूमि। बिल्कुल ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां जो है हो जाती हैं और यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। प्रश्न है कि सूचना पूर्वाग्रह में दर्ज रूप में जो है दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो में बच्चे के काम के नमूने पर पूर्वाग्रह का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह यदि पूर्वाग्रह का प्रभाव काम के नमूने पर पड़ेगा तो अपेक्षित परिणाम जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें कि भैया पोर्टफोलियो होता क्या है, तो पोर्टफोलियो छात्र के काम का संग्रह होता है जो कि समय के साथ छात्र की समान प्रगति, विकास, कौशल और सफलताओं को जो है वो दर्शाता है। चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देख लेते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और इस बार छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल इस बार छपेगा। कि अभिकथन और कारण बेस्ड प्रश्न है कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में जो है पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत जो है उग जाती है। तो बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म परत वाली बालों की एक परत जो है उग जाती है। और भारत में ये बकरियां अगर बात करें कहाँ पे पाई जाती हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो है वो पाई जाती हैं। ये बिल्कुल अगर बात करें कि पश्मीना शाल को बनाने में कहीं कहीं पूछ लेता है कि कितने घंटे का समय लगता है, तो 250 घंटे का समय लगता है। और एक साधारण एक पश्मीना शाल जो होती है 6 सालों के जितना, बिल्कुल जो 6 साल जितनी गर्मी करती है एक पश्मीना शाल उतनी गर्मी जो है वो अकेले करती है। तो यहाँ पे भैया बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि कहा गया कथन एक और कथन दो को ध्यान से पढ़िए। कथन एक है कि एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से जो है बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी जो है वो कमी हो जाती है। कारण बताया गया है। दूसरा कथन है
कि अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर जो है वो असर करता है। बिल्कुल, मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग जो है होता है, और एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से जो है बढ़ नहीं पाते, और वह उनमें जो है फुर्ती की भी जो है कमी हो जाती है। और एनीमिया बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर जो है वो असर जो है वो डालता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके दोनों ही सही हैं। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और छपेगा छपेगा इस बार। निम्नलिखित में से सही मिलान का चुनाव आपको करना है। लवड़ी जो है तमिलनाडु में होती है, भारतनाट्यम उड़ीसा में, कथक बिहू में, कथक कर्नाटक में, या बिहू जो है असम में। तो सबसे सही मिलान यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिहू जो है वो असम का त्यौहार है। और भारतनाट्यम की बात करें तो भारतनाट्यम कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है। और लावड़ी जो होती है ना, लावड़ी की बात करें तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र में होती है। लावड़ी जो है महाराष्ट्र में। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहला, अगर क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, घास को काटने तथा घास चबाने के लिए, क्रमशः घास चबाने और घास को काटने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपके परीक्षा के लिए। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं क्योंकि आगे के दांत से गाय जो है घास को काटती है, और जबकि पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं क्योंकि पीछे के दांत से घास को क्या करती है? चबाती है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा ना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को जो है यहाँ पे हम देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कारण है कि पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण जो है दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? पहला, प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर जो है सुनाते हैं, इसलिए इनको जो है महत्वपूर्ण स्थान जो है दिया गया है। बच्चों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बच्चे कहानियों के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, और इसलिए इनको जो है पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो दिया गया है। चौथा, किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए इसको जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो दिया गया है। तो बिल्कुल हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं भैया, इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान जो है दिया गया है। पर्यावरण बात करें तो बच्चे जो हैं, बच्चों में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल जो है किया जाता है। बच्चे कहानी के पात्रों के अनुसार, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, और इनको पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान जो है इस कारण से जो है दिया गया। तो बी और सी क्या है? राइट जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को जो है यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एनसीईआरटी के पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं, आरस से जुड़ी हुई कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों और उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ जो है बना सकें। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो एनसीईआरटी के पर्यावरण के पाठ्य पुस्तकों के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रोजमर्रा और समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है, जिसका उद्देश्य है कि इन सभी समस्याओं पर बच्चे जो है खुलकर बहस कर सके और सही निर्णय जो है वो सही समझ जो है बना सकें। और यहाँ पे बात करें तो दोनों ही क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो निम्नलिखित में से सही उत्तर को आपको यहाँ पे चुनना है। तो उबले हुए दूध को पचने में 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा। तो उबला हुआ दूध को पेट में पचने में 2 घंटे का समय जो है लगता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय जो है लगता है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारे झील में जो है नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो। इसका वजह क्या है? कि समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व, समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो बात करें कि मृत सागर या लवड़ी झील के पानी का घनत्व जो है उच्च होता है,
और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है तैरना नहीं जानता है, फिर भी वह पानी में डूबेगा नहीं। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है और इसे पृथ्वी पर सर्वाधिक खारे जल निकाय के रूप में जो है वो जाना जाता है। समुद्र के पानी का उच्च घनत्व इसका मेन कारण है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? पहला स्टील आयरन जिंक, दूसरा टीन लिथियम सोडियम, चौथा है कि सोडियम ब्रांस पोटेशियम, चौथा है कि ब्रांस कॉपर और एल्युमिनियम। तो अब आपको बताना है कि बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे टिन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम समूह केवल तत्वों से बना हुआ। टिन जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे यस्यन होता है, का उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में जो है किया जाता है। वहीं अगर हम लिथियम की बात करें तो जिसका रासायनिक सूत्र होता है Li होता है, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए जो है बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। वहीं सोडियम की बात करें तो जिसका रासायनिक सूत्र Na होता है और इसका प्रयोग खाने पीने में, औद्योगिक कामों में और चिकित्सा में जो है सोडियम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलिए भैया, इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी जो है दर्ज करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण जो है हो सकता है? अवलोकन सूची, उपेक्षात्मक अभिलेख, रेटिंग स्केल या पोर्टफोलियो। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें, किसी घटना या व्यवहार को विस्तृत वर्णन करने इस प्रकार का आख्यान होता है तो उपाख्यानात्मक अभिलेख होता है। यह एक प्रकार का आख्यान होता है, इसमें किसी घटना के घटने के बाद उससे जुड़ी जानकारी को लिखित रूप में जो है वो दर्ज किया जाता है और यह डेटा संग्रह का एक तरीका है। इसका इस्तेमाल शिक्षा और मनोविज्ञान में जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी कौन से? बसंत गौरी, शकरखोरा, दार्जिन चिड़िया और कलचिड़ी और बीबर पक्षी, शकरखोरा और दार्जिन पक्षी। तो शकरखोरा और दार्जिन पक्षी, बिल्कुल शकरखोरा और दार्जिन पक्षी दो चिड़िया हैं जो कि वृक्ष की डाली पर लटकता हुआ घोंसला जो है बनाते हैं। शकरखोरा फूल के रस चूसने वाली एक पक्षी है और दार्जिन चिड़िया को टेलर बर्ड कहा जाता है। क्योंकि टेलर बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दो पत्तों को आपस में सिलकर जो है घोंसले का निर्माण जो है वो करती है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए है कि ठंडी के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी शीत निद्रा में चली जाती हैं। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो आपको सही विकल्प आपको बताना है। तो भाई सर्दियों के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी शीत निद्रा में चली जाती हैं। बिल्कुल गहरी नींद में चली जाती हैं, इसे जो है शीत निद्रा जो है कहा जाता है। छिपकलियां तापमान में बदलाव से बचने के लिए शीत निद्रा में जो है वो जाती हैं। तो शीत निद्रा में छिपकलियां सड़ते हुए लाख के अंदर या चट्टान में गहरी दरारों के नीचे हाइबरनेट जो है वो करती हैं। जैसे भालू, चमगादड़ और मेढक जैसे जानवर भी जो है इस प्रक्रिया से जो है वो गुजरते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब होगा और सही तरीके से जो है व्याख्या भी जो है की जा रही है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं कि एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह बांटकर विद्यालय मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं जो है इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए जो है कहता है। तो बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। तो शिक्षक द्वारा इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफी हद तक जो है मजबूत करती है। गतिविधियां बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीखते हैं। गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां जो है करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब होगा। तो जब एक शिक्षक बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने के लिए कहता है और उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है, तो बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। तो शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य यह माना जाता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से जो है सीख पाते हैं
और सीखने का यह तरीका सबसे व्यवहारिक एवं जो है सरल माना जाता है। तो बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि राकेश कक्षा 5 का एक प्रवर्धन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में बच्चों की एक गतिविधि करने के लिए कहता है, जिससे सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु जो है पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु जो है पानी में डूब जाती है। तो गतिविधियों का उपरांत कुछ बच्चे शिक्षकों से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त जो है वो करना चाहिए। पहला, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने और अपनी टिप्पणी दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने और परीक्षण करने, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर दें। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में जो है वो समझेंगे। बिल्कुल, प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने और अपनी टिप्पणी दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी जो है देनी चाहिए। और प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने और परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर जो है प्रदान। बिल्कुल यहाँ पे बच्चे को आज़ादी या अवसर देने की बात की जा रही है, तो यही इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट और सटीक जवाब होगा, बी और सी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भैया अब भारत में 10 बज रहे हैं और आज ही जो है डैश में लगभग वह मध्याह्न कहाँ पे होगा, जापान में, सिंगापुर, लंदन और कराची। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आज भारत में 10 बज रहे हैं, आज ही के समय मध्याह्न जो है कहाँ पे बच रहा होगा, कराची जो है इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब यहाँ पे। बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसका राइट जवाब सिंगापुर इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा।